हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे आरएलसी सर्किट का ट्रांजिएंट एनालिसिस यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, आरसी एंड आरएल का जो स्टेप रेस्पॉन्स के साथ में है, तो स्टेप रेस्पॉन्स में क्या होता है, स्टेप रेस्पॉन्स में जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको हम, ये क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे आप ई यूटीबी ले सकते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, जो कैलकुलेशन है वो टफ ना हो, इसलिए क्या कर लेते हैं, इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे ई की वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक है, ताकि बार बार यहाँ पे ई की टर्म ना आए और उससे कैलकुलेशन लेंदी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिमिलर वही फर्स्ट रूल है, केवीएल अप्लाई किया, सीरीज है तो केवीएल अप्लाई करना है एंड पैरेलल है तो केसीएल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे केवीएल अप्लाई किया, तो केवीएल अप्लाई करने से हमारे पास इक्वेशन आ गई, वोल्टेज ड्रॉप एट, देखो ये क्या होगा, यू ऑफ टी इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी ओ सी। ठीक है, तो वी आर कितना है, वोल्टेज ड्रॉप एट रेजिस्टेंस इक्वल टू, वी इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू आर, रेजिस्टेंस के लिए, तो ये हो गया आर आई ओ टी। सिमिलर इंडक्टर के लिए क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी एल। सिमिलर वी सी इक्वल टू 1/c आई ऑफ टी डी टी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, वैसे तो मैं ये इक्वेशन बहुत बार बता चुका हूँ कि कैसे फाइंड आउट करना है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका लाप्लास लेंगे। लाप्लास क्यों ले रहे हैं, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ताकि इक्वेशंस है वो इजी हो जाए, उनको सोल्व करना इजी रहे। क्योंकि सीएफ एंड पीआई फाइंड आउट करते हैं या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, एंड यहाँ पे है वो इजी रहता है थोड़ा सा। तो हम लाप्लास से इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में आती है। ठीक है, तो अब देखो, यू ऑफ टी का हमें पता है 1/s होता है। सिमिलरली अगर इम्पल्स के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/s की जगह 1 आ जाएगा। आर आई ऑफ टी का हो गया आर आई ऑफ एस, एल डी आई बाई डी टी इसका हो गया एल एस आई ऑफ एस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई ऑफ जीरो को हम, आई ऑफ जीरो को जीरो कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में कोई भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, सिमिलरली 1/c इंटीग्रेशन का 1/s एंड आएगा आई ऑफ एस। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, क्यू ऑफ नोट को जीरो पुट कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि इनिशियली कैपेसिटर चार्ज नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशन से क्या करेंगे, आई ऑफ एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई ऑफ एस की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, आई ऑफ एस की वैल्यू फाइंड आउट करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन में हमारे पास टू वेरिएबल, जो टू ऑर्डर है, डिनोमिनेटर टू ऑर्डर है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमने k1 एंड k2 लिया है, या फिर आप ए और बी भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने माना है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट है अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करेंगे श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य से क्या होगा, श्रीधराचार्य से हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी कितना हो गया, आर अपॉन एल। तो ये हो गया माइनस आर अपॉन एल प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो गया, आर बाई एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आर बाई एल का होल स्क्वायर माइनस 4 ए ओ सी। तो ए तो कितना है 1, सी कितना हो गया एल ओ सी, डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या करेंगे, इसी में इसका डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 आ गया। ठीक है, डिवाइड वाली कंडीशन, यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब देखो, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो गया, तो हम अगर इसको स्क्वायर में लिखना चाहिए तो यहाँ पे
2l स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके जस्ट बाद यहाँ पे क्या था, 4 आ गया था, क्योंकि अंडर रूट में जब 2 को लेके जाएंगे तो वो 4 बन गया, तो 4 से 4 कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई अल्फा एंड बीटा की, माइनस आर अपॉन 2l प्लस माइनस अंडर रूट आर बाई 2l का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल सी, ये आ गया। अब देखो, हम मानते हैं कि ये दोनों अगर ये दोनों अगर रियल वैल्यू है और नॉट इक्वल है, रियल वैल्यू एंड नॉट इक्वल है, तो क्या होगा, आर ग्रेटर देन 2l इज ग्रेटर देन बाई 1 अपॉन एल सी। क्यों? क्योंकि अगर ये लेस देन हुआ, अगर ये लेस देन हुआ तो यहाँ पे अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, अंडर माइनस 1 क्या हो जाता है, आयोटा हो जाता है, और ये इमेजिनरी वैल्यू बन जाती है। तो केस फर्स्ट है हमारे पास कि ये एक रियल वैल्यू, रियल वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बताया था कैसे करना है, k1 और k2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, k1 और k2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद 1 अपॉन s प्लस जो a है वो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस अपाओ t, ठीक है। सिमिलरली e की पावर माइनस बीटा ऑफ t, ये हो जाएगा k2 के साथ में, ये हो गया k1 प्लस e की पावर माइनस अल्फा t एंड k2 e की पावर माइनस बीटा t। ये अपने पास में फाइनल इक्वेशन आ जाएगी आई ऑफ एस की, जिसमें k1 अल्फा बीटा आपने फाइंड आउट कर लिया, अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लिया था पहले ही, k1 एंड k2 यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। तो ये आ गई अपने पास आई एस की इक्वेशन, जैसा कि यहाँ पे गिवन है। ये आई एस की इक्वेशन आ गई, यहाँ पे k1 एंड k2 की वैल्यू पुट कर दी और ये अपने पास इक्वेशन आ गई। मैंने बताया था टाइम डोमेन में क्या होगा, k1 एंड k2 की वैल्यू पुट कर दो एंड e की पावर अल्फा t e की पावर माइनस बीटा t, ये अपने पास टाइम डोमेन में इक्वेशन आ गई जब हम लाप्लास इनवर्स लेंगे। सेकंड कंडीशन है कि अल्फा एंड बीटा दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो क्या होगा, इक्वल होंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। दोनों रूट अगर इक्वल है, देखो ये दोनों रूट इक्वल कब होंगे, इक्वल तब होंगे जब ये टर्म है वो इस टर्म के इक्वल हो जाए, तभी तो प्लस माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। प्लस माइनस वाली वैल्यू जीरो है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स आर बाई 2l का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन एल सी। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ये कंडीशन है अल्फा बीटा इक्वल होने के लिए, इट मीन्स दोनों रूट इक्वल होने के लिए। तो जब दोनों इक्वल होंगे तो r बाई 2l इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और इसको हमने मान लिया कोई वैल्यू है गामा। तो यहाँ पे आई एस की इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 अपॉन एल डिवाइडेड बाई एस प्लस गामा स्क्वायर। ये कैसे आया, मैंने बताया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा, इसकी दोनों जगह गामा हो गया, गामा गामा हो गया तो दोनों सेम हो गए, सेम हो गए तो 1 प्लस गामा का होल स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो ये टर्म आ गई, इस टर्म से क्या फाइंड आउट हुआ, 1 अपॉन एल, ये ये किसका होता है, ये होता है टी ई की पावर माइनस ए ओ टी का। तो ए की जगह क्या है, यहाँ पे गामा है तो यहाँ पे गामा टी होगा। तो आई टी इक्वल टू 1 अपॉन एल टी ई की पावर गामा ऑफ टी एम्पियर, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन, थर्ड केस है जब मान लो इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है, नहीं इसने इक्वली माना है, नहीं इक्वल नहीं होगा, एंड नॉट इक्वल टू बी, ये गलत दिया हुआ है बुक में। तो जब r बाई 2l लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट एल सी है एंड a है वो बीटा से कम है, a है वो बीटा के इक्वल नहीं है, इट मीन्स हमारे पास कॉन्जुगेट फाइंड आउट होंगे। तो कॉन्जुगेट फाइंड आउट होंगे, सिमिलर वही कॉन्जुगेट क्या करेंगे, ये
दोनों कॉन्जुगेट की वैल्यू अपने पास आ गई। कॉन्जुगेट कैसे, देखो एक मिनट, ये अपने पास वैल्यू है, ये मान लेते हैं कि ये टर्म क्या है, ए है, और ये टर्म क्या है, बी है। तो जब ये नेगेटिव आएगा, जब ये नेगेटिव आएगा अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस आयोटा बी। ये क्या है, एक इमेजिनरी वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी दोनों वैल्यू। तो ए प्लस माइनस आयोटा बी, इट मीन्स प्लस और माइनस दोनों वैल्यू है, तो ये दोनों कॉन्जुगेट हुए, तो दोनों कॉन्जुगेट वैल्यूज हमें फाइंड आउट होगी। जब क्या होगा, r by 2l is less than from 1 upon अंडर रूट LC, तब हम क्या करेंगे, ए एंड बी हमारे पास है, तो ए रियल पार्ट है और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो ए और बी का हम क्या करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, और उस पार्शियल फ्रैक्शन से K3 एंड या तो K4 ले लो या K4 का कॉन्जुगेट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे भी हमारे पास कॉन्जुगेट वैल्यू ही गिवन है। इससे क्या करेंगे, K3 फाइंड आउट करेंगे और सिमिलर K3 स्टार फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करके सिमिलर जैसा हम पहले कर रहे थे इक्वेशन में पुट करेंगे, एंड इक्वेशन में पुट करने के बाद उसका इनवर्स लाप्लास ले लेंगे, जिससे क्या आ जाएगा हमारे पास आई ऑफ टी की इक्वेशन आ जाएगी। तीनों केस समझ आ गया, तीनों केस में क्या है, एक में इक्वल हो जाते हैं, एक में ग्रेटर देन, एक में लेस देन। जब भी लेस देन होगा तब क्या होगी, सेकेंडरी जो वैल्यू है वो इमेजिनरी वैल्यू आएगी, उससे हमें जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड आउट होंगे। तो वैसे ही करना है जैसे हम पहले कर रहे थे, बट कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सोल्व करना टिपिकल हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना। जब भी आरएलसी पूछे तो ये पूरा आपको सोल्व करके आना है, ठीक है। सिमिलर है स्टेप रेस्पॉन्स विद आरएलसी सर्किट। इसमें आपको क्या करना है, वही जहाँ पे केवीएल अप्लाई कर रहे थे उस जगह केसीएल अप्लाई करना है। आई इक्वल टू इनकमिंग करंट एट नोड इक्वल टू आउटगोइंग फ्रॉम द नोड। तो आउटगोइंग कितना हो गया, आई आर, आई एल एंड आई सी, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन आ गई, इससे हम ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, और इस इक्वेशन में सभी इनिशियल कंडीशंस हम जीरो मानेंगे, ठीक है। इनिशियल कंडीशन जीरो मानने से क्या होगा, जो जितने भी आई नोट है या फिर क्यू नोट है वो वैल्यू जीरो हो जाएगी, जिससे क्या है कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या फाइंड आउट किया, यहाँ से हमने वीएस को कॉमन ले लिया, वीएस को कॉमन लिया, वीएस को कॉमन लेने से हमारे पास वीएस की टर्म आ गई, वीएस की टर्म। अब देखो वीएस की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये वीएस की वैल्यू ये कैसे आई ये बता देता हूँ। यहाँ पे करंट है वो क्या माना था हमने, यूनिट स्टेप माना है, तो यूनिट स्टेप की क्या होती है, 1/s हो जाता है, तो आई की वैल्यू हम यहाँ पे 1/s पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1/s से 1/s कैंसल आउट हो गया, और वीएस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिया, तो 1/c एंड डिवाइडेड बाई दिस। अब स्टैंडर्ड वैल्यू होती है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म में ये एक स्पेशल स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे है, के अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा नोट एस प्लस ओमेगा नोट का स्क्वायर। ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ही वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि इजी रहे जब हम, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड के लिए फाइंड आउट करते हैं तो उसी जगह क्या करेंगे, एंड में हमारी जो वैल्यूज है वो पुट कर देंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड के लिए हम ये वैल्यू फाइंड आउट की, इस वैल्यू को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे,
यहाँ पे Vs की वैल्यू Vt की फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे देखो, इसने क्या किया है, सिमिलर है ये वैल्यू, सिमिलर यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिस क्या होगा, इससे क्या होगा, ये हमारे पास एक इक्वेशन एस प्लस समथिंग का होल स्क्वायर हमारे पास बन गया। तो यहाँ पे जीटा ओमेगा एन आ गया, ठीक है। ये इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। एंड इस टर्म को क्या बोलेंगे, ओमेगा ऑफ डी, ठीक है। ओमेगा ऑफ डी ये टर्म हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नोट को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा नोट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म आ गई। देखो अपर एंड डाउन साइड क्या किया, ओमेगा डी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ओमेगा डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो बीच की वैल्यूज हमें ओमेगा डी की बताई हुई है कि ओमेगा डी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे ओमेगा डी से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ये जो टर्म है वो बन रही है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसकी होता है, लाप्लास, ये लाप्लास होता है साइन का। तो इसका इनवर्स लाप्लास करेंगे तो क्या आएगा, साइन ओमेगा डी टी, ठीक है। बट यहाँ पे एस स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, एस प्लस जीटा ओमेगा जीरो का होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ओमेगा जी नोट का होल स्क्वायर, तो ये टर्म कैसे आती है, ये टर्म आती है जब ई की पावर, ये टर्म ई की पावर ए टी साइन ओमेगा टी। इसका आपको फॉर्मूला भी गिवन है, मैंने पहले ही बता दिया था कि लाप्लास स्टार्ट हुआ था उस टाइम जो टेबल है उसमें इसका फॉर्मूला गिवन है। तो ये अपने पास क्या आ गया, वीटी की आ गई इक्वेशन टाइम डोमेन में। टाइम डोमेन में वीटी की इक्वेशन आ गई। तो आई आर इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर, और हमें आई आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी करंट की इक्वेशन। सिमिलर आई एल की वैल्यू क्या होती है, 1/n वी टी डी टी, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, आई एल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/l आई ऑफ टी डी, नहीं वी ऑफ टी डी टी, यही होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सभी जगह वी टी क्यों आ रहा है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज है वो सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो यहाँ पे सभी जगह वी टी आएगा। सिमिलर वी सी आई ऑफ सी फाइंड आउट करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, सही कर देते हैं, आई ऑफ सी फाइंड आउट करेंगे तो सी डीवी बाई डी टी, सभी जगह पे क्या आ रहा है, डीवी ही आएगा, ठीक है। तो ये आप सोल्व कर सकते हैं, ये अपने पास में आ गई फाइनल वैल्यू ऑफ आई सी एंड सिमिलर यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई एल, ठीक है। सिमिलर इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप देख लेना। जैसे मैंने आर एल एंड आरसी का बताया है, सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन इसमें कंसिडर करना है। जैसे ये हमारे पास एक आ गया यूनिट स्टेप फंक्शन और सेकंड आ गया रैंप फंक्शन। जहाँ पे हम यूनिट स्टेप फंक्शन ले रहे थे वहां पे क्या लेना है, ये फंक्शन यूज में लेना है, ठीक है। और बाकी सेम ही रहेगा। इसमें क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, जो बुक है अपने सिलेबस में इम्पल्स फंक्शन के साथ में आरएलसी सर्किट गिवन नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आरएलसी सर्किट वैसे भी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो डिफिकल्ट है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी बता देता हूँ थोड़ा। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, केवीएल
लिख लेंगे। अगर यहाँ पे पैरेलल गिवन होता तो क्या करते, केसीएल केवीएल लिख लिया, अगर पैरेलल होता तो केसीएल लिख लेते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, हमें गिवन है रेजिस्टेंस गिवन है 5, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दी। इंडक्टर 1 हेनरी, तो यहाँ पे 1 रख दिया, एंड सी इक्वल टू 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 पुट कर दिया इक्वल टू वीटी। अब हमें गिवन है फर्स्ट कि वीटी इक्वल टू दिस फंक्शन, तो वीटी इक्वल टू दिस फंक्शन, वीटी की वैल्यू हमने ये पुट कर दी 12 है, रैंप फंक्शन टी माइनस 2। अब देखो आर ऑफ टी का लाप्लास क्या होता है, सभी को पता है, इसका लाप्लास होता है 1/s²। अब यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज में आई है, तो यहाँ पे t-2 है, तो t-2 का क्या होता है, e⁻²s, अगर यहाँ पे कोई शिफ्टिंग हो रही है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको मैथ में मिल जाएगी, और मैंने भी बताया है स्टार्टिंग के लाप्लास में, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज में ली गई। इससे क्या होगा, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसका लाप्लास लिया, और सिमिलर वीटी का लाप्लास लिया, जो कि गिवन ये है। हमें यहाँ पे आई एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आई एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूरे इस टर्म को इधर भेज देंगे, इसको इधर भेजा, तो हमारे पास आई एस की वैल्यू आ गई। आई एस की वैल्यू आ गई, इस आई एस की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से डिवाइड कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से डिवाइड करने के बाद हमारे पास इनवर्स लाप्लास लेंगे, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। इस टर्म से क्या आया, 3/s, इट मीन्स 3 u ऑफ t है, बट e⁻²s से मल्टीप्लाई है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से इनवर्स लेंगे तब भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज में आएगी, तो यहाँ पे t⁻t-2 हो जाएगा। सिमिलर सभी में t-2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 1/s+1 रखते हैं, तो इसका क्या होता है, e⁻t, तो यहाँ पे e⁻²s गिवन है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, कितनी, 2 की, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 के साथ में t। ठीक है, t की जगह t-2 पुट करना। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 3 u ऑफ t-3, इट मीन्स u t-3, यहाँ पे t वो शिफ्ट हुआ है -3। अगर इसको ग्राफिकली देखें तो क्या होता है, t देखो ut क्या होता है, ut होता है इधर से 0, एंड 0 के बाद में कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास रहेगी। इसका मतलब क्या है, t इक्वल टू जब हम 3 पुट करेंगे तब से हमारे पास क्या है, कोई ना कोई वैल्यू है, उससे पहले क्या आ रहा है, 0 आएगा, तो यहाँ पे 3 है, इससे पहले पूरी वैल्यू 0 आएगी, इसके बाद में कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। शिफ्टिंग का ये मीनिंग होता है। तो ये जो टर्म है, अगर हम यहाँ पे ओनली यूटी लिख देते हैं, तो यूटी लिखने से क्या होगा, यूटी लिखने से ये फंक्शन बन जाएगा, बट हमारे पास फंक्शन ये गिवन है, तो हमें यहाँ पे e⁻³ लेना होगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के साथ में। यहाँ पे क्या होगा, ut का हो गया 1/s, एंड t-3 है, तो e⁻³ हो गया। ये लाप्लास में आप अच्छे से देख लेना एक बार फिर से, सिमिलर जैसा हमने पहले किया था, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे एंड इसको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो यहाँ पे अपने पास करंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना एक बार, डिस्कशन ग्रुप पे वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।